नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर सीरीज में हम चैप्टर 10 यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज पर चर्चा करेंगे। जब हम कल्चरल हेरिटेज या सांस्कृतिक विरासत सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत क्या आता है? ताजमहल, पुराने किले या म्यूजियम में रखी चीजें। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। यूनेस्को कहता है कि विरासत सिर्फ इमारतों और चीजों का कलेक्शन नहीं है। तो चलिए इसको जरा अनपैक करते हैं। बिल्कुल। पिछले कुछ दशकों में कल्चरल हेरिटेज का मतलब ही पूरी तरह बदल गया है और इसमें यूनेस्को का बहुत बड़ा हाथ है। अब फोकस सिर्फ मॉन्यूमेंट्स पर नहीं है, बल्कि उन लिविंग यानी जिंदा परंपराओं पर है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं और हम अपनी अगली पीढ़ी को दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये इंटैंजिबल या अमूर्त विरासत आखिर है क्या? मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। हाँ, प्रिसाइसली। सोर्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे मौखिक परंपराएं, मतलब ओरल ट्रेडिशंस। हाँ, ओरल ट्रेडिशंस, लोक कथाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, त्योहार, प्रकृति से जुड़ा ज्ञान और पारंपरिक शिल्प बनाने का हुनर। हाँ, ये तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा लगता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक फैसिनेटिंग पॉइंट है। यूनेस्को की परिभाषा के अनुसार ये सिर्फ प्रैक्टिसेस या स्किल्स ही नहीं हैं। अच्छा, बल्कि उनसे जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स भी इसका हिस्सा हैं। ओके। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि समुदाय मतलब कम्युनिटीज या ग्रुप्स खुद उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाने। मतलब कोई बाहरी व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ये एक तरह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मामला है। अच्छा, तो इसकी कुछ खासियतें भी बताई गई हैं। पहला पॉइंट है कि ये ट्रेडिशनल, कंटेम्प्ररी एंड लिविंग एट द सेम टाइम है। यहां पर मामला सच में इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसका मतलब ये सिर्फ अतीत की चीज नहीं है, बल्कि आज भी जिंदा है और बदल भी रही है। सही कहा। ये परंपराएं समय के साथ इवॉल्व होती हैं। सोचिए, होली मनाने का तरीका, त्योहार सदियों पुराना है, लेकिन आज शहरों में जो होली पार्टी का कल्चर है वो एक कंटेम्प्ररी प्रैक्टिस है। पर उसका मूल भाव, उसकी आत्मा वही है। बिल्कुल। ये लिविंग हेरिटेज का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है कि ये इंक्लूसिव यानी समावेशी है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि कोई परंपरा बिल्कुल अनोखी या एक्सक्लूसिव हो सकता है मेरे पड़ोस के गांव की कोई प्रथा मेरे गांव जैसी ही हो, या किसी दूसरे देश से आए लोगों के परंपरा से मिलती जुलती हो। और यही इसकी खूबसूरती है। ये सोशल कोहेजन को बढ़ावा देती है, एक पहचान और जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है। इससे लोगों को लगता है कि वो एक या कई समुदायों का हिस्सा है और समाज का भी एक हिस्सा है। राइट। ये मेरी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति से बेहतर है वाली बहस को खत्म करता है। तीसरा पॉइंट है कि ये रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि है। मतलब इसकी कीमत इसलिए नहीं है कि ये असाधारण या एक्सेप्शनल है, बल्कि इसलिए है कि ये एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, इसका आधार समुदाय ही है। इसका मूल्य उन लोगों में है जिनके पास उस परंपरा, हुनर और रीति रिवाजों का ज्ञान है। अच्छा। जो इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यहाँ असली विरासत वो ज्ञान है, ना कि सिर्फ उससे बनी कोई एक चीज। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, ये कम्युनिटी बेस्ड है। बिल्कुल। मतलब विरासत तभी विरासत है जब समुदाय उसे माने। उनकी मान्यता के बिना कोई और ये तय नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ओनरशिप और ऑथेंटिसिटी का। विरासत केवल तभी विरासत हो सकती है जब इसे बनाने वाले, बनाए रखने वाले और इसे आगे बढ़ाने वाले समुदाय, समूह या व्यक्ति इसे इस तरह पहचाने। उनके बिना कोई और उनके लिए यह तय नहीं कर सकता कि कोई विशेष अभिव्यक्ति या अभ्यास उनकी विरासत है। तो सवाल उठता है कि यूनेस्को ये सब लिस्ट्स बनाता क्यों है? इसका मकसद क्या है? सोर्स के हिसाब से इसका मकसद दुनिया भर में महत्वपूर्ण इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को बेहतर सुरक्षा देना और उनके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। बिल्कुल। ये एक तरह से दुनिया का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश है कि इंटैंजिबल हेरिटेज को बचाना कितना जरूरी है। ये सांस्कृतिक विविधता मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एक भंडार है। सोर्स में 2010 तक की 2 लिस्ट्स का जिक्र है। पहली है द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ, ये वो लिस्ट है जिसमें ऐसी सांस्कृतिक प्रथाओं और अभिव्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो इस विरासत की विविधता को दर्शाने में मदद करती हैं। अच्छा। और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं।
ये एक तरह से दुनिया भर की जिंदा संस्कृतियों का सेलिब्रेशन है। और दूसरी लिस्ट है द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग। नाम से ही लग रहा है कि ये किसी गंभीर स्थिति के लिए है। हाँ, इसमें उन सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया जाता है जिन्हें संबंधित समुदाय और देश असुरक्षित मानते हैं और उन्हें जीवित रखने के लिए तत्काल उपायों की जरूरत होती है। इसे आप एक तरह का कल्चरल आईसीयू समझ सकते हैं, जहां बिन विए मतलब जो खतरे में है उन परंपराओं को बचाने की कोशिश की जाती है। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल। विरासत सिर्फ पत्थर और सोने की नहीं होती, बल्कि उन कहानियों, गीतों और हुनर की भी होती है जो लोग अपने अंदर लेकर चलते हैं। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़ें तो ये फ्रेमवर्क हमें अपने आसपास की जीवित संस्कृतियों को समझने और उनका सम्मान करने का एक तरीका देता है। न केवल अपने न केवल अपने देश में बल्कि विश्व स्तर पर। ये हमें स्मारकों से परे देखने और उन लोगों को देखने के लिए चुनौती देता है जो विरासत के असली भंडार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कुडियाट्टम पर चर्चा करेंगे। तो हम भारत की उन सांस्कृतिक विरासतों को देख रहे हैं जिन्हें यूनेस्को ने मान्यता दी है। बिल्कुल। ये वो चीजें जिन्हें आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जैसे परंपराएं, कलाएं। बिल्कुल, इंटेंजिबल हेरिटेज। हाँ, और इस लिस्ट में कुडियाट्टम का नाम 2008 से शामिल है। तो ये है क्या असल में? देखिए, कुडियाट्टम जो है वो केरल का एक बहुत ही पुराना संस्कृत थिएटर है। ये एक तरह का डांस ड्रामा है जो हजारों साल से चला आ रहा है। हजारों साल? हाँ, और इसकी सबसे खास बात इसके कलाकार हैं। इसमें जो पुरुष किरदार होते हैं वो पारंपरिक रूप से चाक्यार समुदाय के लोग निभाते हैं, जो हिंदुओं में एक उपजाति है। अच्छा। और महिला किरदार नंबियार जाति की महिलाएं निभाती हैं। तो यहाँ आप देखिए कि किरदारों का जो विभाजन है वो जातियों के आधार पर पारंपरिक रूप से तय है। और ये दिखाता है कि कैसे हमारी कलाएं हमारे सामाजिक ताने बाने से, हमारे सोशल फैब्रिक से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। कमाल है। और मैंने सुना है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि गए 2-3 घंटे का प्ले देखा और आ गए। ये तो बहुत लंबा चलता है। अरे बहुत लंबा, बिल्कुल। ये परफॉर्मेंस आप अंदाजा लगाइए 6 से लेकर 20 दिनों तक चल सकती है। क्या 20 दिन? हाँ, 20 दिन। आज के जमाने में जहां हमारी अटेंशन स्पैन 15 सेकंड की रील जितनी है, वहां 20 दिन का एक नाटक, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये तो एक पूरा का पूरा अनुष्ठान, एक त्योहार जैसा होता होगा। सही कहा, ये एक कम्युनिटी इवेंट था और ये ज्यादातर मंदिरों के अंदर ही किया जाता है, जो इसे और भी पवित्र बना देता है। इसकी कहानियां भी हिंदू पौराणिक कथाओं से ली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। इसमें एक किरदार होता है विदूषक। उसका क्या रोल है? विदूषक का किरदार बहुत ही अनोखा और मैं कहूंगी ब्रिलियंट है। देखिए, नाटक के बाकी सभी कलाकार संस्कृत में अभिनय और संवाद करते हैं। संस्कृत में? हाँ, अब जाहिर है आम दर्शकों को तो संस्कृत समझ नहीं आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर विदूषक आता है। वो मंच पर आकर कहानी की पृष्ठभूमि, किरदारों के बारे में और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ सरल मलयालम भाषा में समझाता है। अरे वाह! वो एक तरह का लाइव कमेंटेटर या सूत्रधार है जो दर्शकों और मंच के बीच का ब्रिज है। बिल्कुल। जैसे हम कोई बहुत मुश्किल फिल्म देख रहे हों और एक दोस्त कान में सब कुछ आसान भाषा में समझाता जाए। एग्जैक्टली। और वो सिर्फ समझाता नहीं है, वो ह्यूमर और लोकल टच भी लाता है, जिससे दर्शक कहानी से जुड़े रहते हैं। वो वर्तमान की घटनाओं पर व्यंग्य भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, और इसमें मुख्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिशावू होता है, जिसकी आवाज इस थिएटर की एक तरह से पहचान है। बहुत खूब। चलिए केरल के मंदिरों से निकलकर अब उत्तर भारत के मैदानों की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कला जिससे शायद हम में से ज्यादातर लोग परिचित हैं, रामलीला। इसे भी 2008 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। हाँ, रामलीला तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही लोकप्रिय लोकनाट्य है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रामायण का नाट्य रूपांतरण है, जिसमें गीत, नृत्य और संवादों का इस्तेमाल होता है। और ये दशहरा के समय का एक अभिन्न अंग है ना? मुझे तो अपना बचपन याद आ जाता है। वो शरद नवरात्रों के 10 दिन रोज शाम को रामलीला मैदान जाना, वो मेला जैसा माहौल। ये सिर्फ एक नाटक नहीं, एक सामुदायिक उत्सव है। बिल्कुल, ये एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है और ये आमतौर पर 10 या उससे ज्यादा रातों तक लगातार चलता है। हर रात कहानी का एक हिस्सा और आखिर में रावण दहन। सही। इसकी एक और पारंपरिक बात यह है कि इसमें सारे किरदार
पुरुष ही निभाते हैं, यहाँ तक कि सीता का किरदार भी। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात इन स्रोतों में लिखी है। लखनऊ के पास एक जगह है बख्शी का तालाब, वहां की रामलीला के बारे में कुछ बताइए। ये एक असाधारण उदाहरण है। 1972 से बख्शी का तालाब में एक ऐसी रामलीला हो रही है जहां राम, लक्ष्मण और हनुमान जैसे मुख्य किरदार मुस्लिम युवा निभाते हैं। सच में? मुस्लिम युवा? हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां कभी कभी सांप्रदायिक तनाव की खबरें आती हैं, वहां कला धर्म की दीवारों को ऐसे तोड़ रही है। मतलब ये तो गंगा जमनी तहजीब का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। और ये कोई 1-2 साल से नहीं, 1972 से हो रहा है। ये वहाँ की परंपरा का हिस्सा बन गया है। और इसी रामलीला पर आधारित एक रेडियो नाटक भी बनाया गया था, उस गांव की रामलीला, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव का ये संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमाल है। चलिए अब एक ऐसी विरासत की बात करते हैं जो देखने या अभिनय की नहीं बल्कि सिर्फ सुनने की है। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा। वैदिक मंत्रों को जपने की ये मौखिक परंपरा, ये दुनिया की सबसे पुरानी बिना टूटी हुई मौखिक परंपरा मानी जाती है। मतलब हजारों सालों से ये ज्ञान गुरु से शिष्य तक सिर्फ सुनकर और याद करके मुंतकिल होता रहा है। ये सोचना भी अविश्वसनीय है। उस जमाने में जब लिखने पढ़ने का चलन आम नहीं था, तब इंसान की याददाश्त ही सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव थी। बिल्कुल। कितनी साधना और अनुशासन लगता होगा इसमें। और ये सिर्फ रटना नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इसमें कई तरह के पाठ होते हैं, यानी मंत्रों को गाने या बोलने के अलग अलग तरीके। अच्छा? हाँ, हर शब्द का उच्चारण, हर स्वर का उतार चढ़ाव, सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए। जरा सी गलती से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और इसी सटीकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने तरीके ईजाद किए थे। इसीलिए यूनेस्को ने इसे मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति, मतलब मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटैंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है। तो एक तरफ तो ये हजारों साल पुरानी पूरे देश में फैली परंपरा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी परंपरा जो सिर्फ कुछ गांव तक ही सीमित है। अब बात करते हैं रम्माण की। ये नाम मैंने पहली बार सुना है। रम्मान गढ़वाल क्षेत्र का एक धार्मिक त्योहार और अनुष्ठानिक थिएटर है, जिसे 2009 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। गढ़वाल का? हाँ, और सबसे खास बात यह है कि ये उत्तराखंड के चमोली जिले की पैखंडा घाटी में सिर्फ सलूर डूंगरा गांव में मनाया जाता है। क्या कह रही हैं? सिर्फ 2 गांव में? जी हाँ, सिर्फ 2 गांव में। ये तो अल्ट्रा लोकल कल्चर हुआ। हाँ, ये भारत की विविधता को दिखाता है कि कैसे कुछ किलोमीटर के दायरे में ही संस्कृति पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल। इस त्योहार में गांव वाले अपने स्थानीय देवता भूमियाल देवता को गांव के मंदिर के आंगन में अपनी भेंट चढ़ाते हैं। भूमियाल देवता को उस भूमि का रक्षक माना जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, इसके सामाजिक ताने बाने के बारे में। हाँ, वो इसका सबसे खास पहलू है। हर साल भूमियाल देवता की मेजबानी एक विशेष जाति या समूह करता है। मतलब ये जो जिम्मेदारी है वो गांव में घूमती रहती है, रोटेट होती है। हाँ, अच्छा, रोटेशन पर। हाँ, और इसके अलावा त्योहार में हर जाति और हर व्यावसायिक समूह की एक तय भूमिका होती है। तो ये एक तरह का कम्युनिटी प्रोजेक्ट है जहां हर किसी का एक जरूरी रोल है। ये दिखाता है कि समुदाय एक दूसरे पर कैसे निर्भर था और एक साथ मिलकर कैसे काम करता था। सही कहा, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है जागर का गायन, जो स्थानीय कथाओं और कहानियों का एक संगीतमय गायन है। जागर? हाँ, जागर ये अपनी स्थानीय तारीख को, अपनी ओरल हिस्ट्री को जिंदा रखने का एक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मुरियट्टू पर चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से मुरियट्टू केरल का एक पारंपरिक रिचुअल थिएटर, लोक नृत्य और ड्रामा है। ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल, यहाँ रिचुअल थिएटर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। ये आम स्टेज थिएटर से कितना अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये एक अनुष्ठान है, एक पूजा का हिस्सा है। अच्छा? जैसे हम मंदिर में आरती करते हैं या भजन गाते हैं, उसी तरह ये परफॉर्मेंस भी भक्ति का एक तरीका है। ये स्टेज पर होने वाला नाटक नहीं है, बल्कि एक जीवित परंपरा है जो समुदाय के विश्वास से जुड़ी हुई है। और इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। देवी काली और राक्षस दारिका के बीच की लड़ाई। ये अच्छाई बनाम बुराई वाली क्लासिक कहानी है जो हमें लगभग हर लोक कथा में मिलती है। हाँ, और ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये समाज के लिए एक तरह का कथारसिस होती हैं।
कैथारसिस मतलब एक तरह का इमोशनल रिलीज। एग्जैक्टली देवी काली यहाँ सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि डिवाइन फेमिनिन पावर का प्रतीक हैं और दारिका, अराजकता या बुराई का। जब काली जीतती हैं तो ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं होता बल्कि ये विश्वास की पुष्टि होती है कि अंत में व्यवस्था और अच्छाई की ही जीत होगी। सही बात है। सोचिए, एक पूरा गांव साल भर अपनी मुश्किलों से जूझता है और फिर इस अनुष्ठान के जरिए उन्हें यह भरोसा मिलता है कि एक दिव्य शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है। ये कुछ दशहरा में राम की रावण पर जीत जैसा ही है। हाँ, बस इसका रूप ज्यादा स्थानीय और व्यक्तिगत है। मोर पर्सनल। सही बात। और इसका समय और स्थान भी बहुत खास है। ये केरल के गांव के मंदिरों में होता है जिन्हें भगवती काउस कहते हैं, और वो भी फसल कटाई के बाद, फरवरी से मई के बीच। इसका क्या महत्व है? इसका सीधा संबंध गांव की जीवन शैली से है। देखिए, फसल कटाई के बाद किसानों के पास थोड़ा समय और संसाधन होते हैं। हाँ, जाहिर है। तो ये उत्सव एक तरह से देवी को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने का तरीका है और भविष्य में भी उनका आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना है। ये एक चक्र है, आप प्रकृति से कुछ लेते हैं और फिर इस अनुष्ठान के जरिए आप आभार व्यक्त करते हैं। और भगवती कावुश में इसका आयोजन, ये इसे और भी पवित्र बना देता होगा। बिल्कुल, ये कोई ऑडिटोरियम नहीं है, ये देवी का अपना घर है जहां पूरा गांव उनके सामने ये नाते प्रस्तुत करता है। चलिए अब कलाकारों के लुक पर आते हैं। यहाँ लिखा है हेवी मेकअप, गॉर्जियस अटायर, पारंपरिक फेशियल पेंटिंग और ऊंचा हेडगियर। ये सब मिलकर एक सुपरनैचुरल टच देते हैं। हाँ, ये तो देखने में कमाल लगता होगा। ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये उस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब एक कलाकार इतना भारी मेकअप और वेशभूषा पहनता है तो वो सिर्फ एक किरदार नहीं निभा रहा होता। तो फिर क्या होता है? उस समुदाय के लिए उस क्षण में वो कलाकार देवी काली का रूप ले लेता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का रिचुअल है। ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, उनका चलना, उनका हाव भाव सब बदल जाता है। वो एक साधारण इंसान से एक दिव्य शक्ति के अवतार बन जाते हैं। ये मेकअप एक मुखौटे की तरह काम करता है जो उनकी व्यक्तिगत पहचान को मिटाकर उन्हें उस देवी या देवता के लिए एक माध्यम, एक वेसल बना देता है। वाह, मतलब दर्शकों के लिए वो रामलाल या श्यामलाल नहीं बल्कि साक्षात देवी काली है। प्रिसाइसली, साक्षात देवी काली। यहाँ एक बात और है जो सच में बहुत दिलचस्प है। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ईच कास्ट इन द रिचुअल स्ट्रेंथन्स देयर कॉमन आइडेंटिटी एंड बॉन्डिंग। मतलब इस अनुष्ठान में हर जाति के लोग मिलकर काम करते हैं, जिससे उनका आपसी बंधन और पहचान मजबूत होती है। आज के समय में ये बात कितनी प्रासंगिक है। यही इस परंपरा की आत्मा है। यहाँ पर फैसिनेटिंग ये है कि ये अनुष्ठान एक सोशल ग्लू का काम करता है। सोशल ग्लू? एक ऐसा समाज जो शायद जातियों में बटा हो, इस एक आयोजन के लिए सब एक हो जाते हैं। हर समुदाय का एक निश्चित काम होता है। कोई वेशभूषा तैयार कर रहा है, कोई संगीत का जिम्मा संभाल रहा है, कोई मेकअप कर रहा है और कोई प्रदर्शन कर रहा है। सब एक दूसरे पे निर्भर है। बिल्कुल, अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। ये कुछ दिनों के लिए समाज की बनी बनाई पावर स्ट्रक्चर्स को धुंधला कर देता है। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी मोहल्ले में गणपति उत्सव होता है या घर में कोई बड़ी शादी होती है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। जहाँ दूर के रिश्तेदार और पड़ोसी भी आके हाथ बटाते हैं और उस समय कोई ये नहीं सोचता कि कौन क्या है, सब एक परिवार की तरह काम करते हैं। एग्जैक्टली, वही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुडियट्टू सिर्फ एक डांस, ड्रामा या पूजा नहीं है, ये एक सामाजिक तंत्र है। ये एक तरीका है जिससे एक समुदाय अपनी कहानियों को जीवित रखता है, अपने विश्वास को मजबूत करता है और सबसे जरूरी अपने आपसी रिश्तों को हर साल एक नई ऊर्जा देता है। बिल्कुल, ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाने का माध्यम है। ये उस समुदाय को याद दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं, वे एक साथ हैं और उनकी एक साझा पहचान और विरासत है। कला, धर्म और समाज का एक अद्भुत संगम। हाँ, एक अद्भुत संगम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम संकीर्तन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि ये है क्या? देखिए, सोसिस के हिसाब से ये मणिपुर का एक पारंपरिक आर्ट फॉर्म है। आर्ट फॉर्म मतलब इसमें गाना, ढोल बजाना और नाचना, ये सब कुछ शामिल है। और ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इसे 2013 में यूनेस्को की लिस्ट में, अच्छा, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी है ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सोर्सेज में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो इसका कॉन्टेक्स्ट है। ये कोई मतलब स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है जिसे आप टिकट खरीद कर देखने जाएं। तो फिर ये होता कहाँ है?
ये मणिपुरी वैष्णव लोगों की जिंदगी में रचा बसा है। आप समझिए, अ पार्ट ऑफ देयर डीएनए। जिंदगी का हिस्सा मतलब कैसे? बच्चे के जन्म से लेकर कान छेदन, शादी ब्याह और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद जो रस्में होती हैं उन सब में है। ये उनकी जिंदगी के हर पड़ाव का हिस्सा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक रिचुअल है। बिल्कुल। एक तरह से ये जिंदगी का साउंड ट्रैक है जो हर इम्पोर्टेंट मोमेंट पर प्ले होता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने, जिंदगी का साउंड ट्रैक। और यही बात इसे एक लिविंग हेरिटेज बनाती है। लिविंग हेरिटेज? हाँ, मतलब ये म्यूजियम में रखी हुई कोई पुरानी कलाकृति नहीं है जिसे दूर से देखना है। ये तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सांस ले रही है, जिंदा है। और इसका कोर थीम क्या है? इसका कोर थीम है भगवान कृष्ण के जीवन और उनके कामों की कहानी सुनाना। अच्छा, तो ये भक्ति से जुड़ा है? पूरी तरह से। कलाकार गानों और डांस के जरिए ये कथाएं सुनाते हैं। ये भक्ति आंदोलन का एक बहुत ही सुंदर और जीवंत रूप है, जहां डिवोशन को परफॉर्मेंस के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है। अगर हम इसके सोशल एंगल को देखें तो सोर्सेस कहते हैं कि ये लोगों को त्योहारों पर एक साथ लाता है। जी। ये व्यक्ति और समुदाय के बीच के रिश्ते को मजबूत करता है। ये तो कुछ हमारे यहाँ की शादियों में होने वाले संगीत या मोहल्ले के जागरण जैसा हुआ, जहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और एक कलेक्टिव फीलिंग बनती है। हाँ, वो सामुदायिक भावना तो वैसी है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। संगीत में फोकस एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन पे होता है। संकीर्तन में एंटरटेनमेंट एक बाय प्रोडक्ट है। अच्छा। उसका कोर हमेशा भक्ति और आध्यात्मिकता ही रहता है। वो एक सेक्रेट परफॉर्मेंस है, सिर्फ सोशल गैदरिंग नहीं। हाँ, ये बात तो है। जागरण का एग्जाम्पल ज्यादा करीब है, लेकिन संकीर्तन में प्रोफेशनलिज्म और आर्ट फॉर्म का जो लेवल है वो कहीं ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और रिफाइंड होता है। हर मूवमेंट का, हर ताल का एक मतलब होता है। और इसका सेटअप भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सोर्स में लिखा है कि ये किसी बड़े ऑडिटोरियम में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घर के आंगन यानी डोमेस्टिक कोर्टयार्ड में या मंदिर के मंडप में होता है और भक्त चारों ओर बैठे होते हैं। जी। ये तो बहुत ही इंटीमेट और पर्सनल माहौल बनाता होगा। मतलब परफॉर्मर्स और ऑडियंस के बीच की वो चौथी दीवार तो जैसे होती नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोचिए, एक तरफ प्रोफेशनल स्टेज की फॉर्मेलिटी, जहां स्टेज पर अंधेरा और ऑडियंस पर लाइट होती है। हाँ। और दूसरी तरफ घर के आंगन की वार्मथ, जहां सब एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की एनर्जी फील कर सकते हैं। सही बात है। यहाँ कलाकार और दर्शक के बीच की दीवार गिर जाती है, सब उस अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। परफॉर्मर्स भक्तों की आंखों में डिवोशन देख सकते हैं और भक्त परफॉर्मर्स के चेहरे पर भाव। ये एक शेयर्ड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन जाता है। परफॉर्मर्स के बारे में भी डिटेल दी गई है। आमतौर पर 2 ढोल बजाने वाले होते हैं जिन्हें पुंग वादक कहते हैं। हाँ, पुंग वादक। और करीब 10 गाने और नाचने वाले कलाकार, मतलब एक छोटी सी डेडिकेटेड टीम जो एक दूसरे के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होती है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। मुख्य रूप से सिम्बल्स यानी मंजीरे और ड्रम्स, जिन्हें वहाँ पुंग कहते हैं। ये पुंग सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो परफॉर्मर के शरीर का हिस्सा बन जाता है। अच्छा। वो उसे बजाते हुए नाचते भी हैं, एक्रोबैटिक मूव्स करते हैं, और वो भी बिना एक भी बीट मिस किए। कमाल है। इन 2 इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे माहौल को एक आध्यात्मिक ट्रांस में ले जा सकती है। वो ढोल की थाप और मंजीरों की खनक, ये भक्ति का पूरा साउंडस्केप तैयार करती है। संकीर्तन में हमने देखा कि कैसे फेथ एंड डिवोशन एक कम्युनिटी आर्ट को जिंदा रखते हैं। अब मणिपुर से पंजाब चलते हैं, जहां एक और तरह की आस्था जिंदा है। अपने हुनर में, अपने हाथों की कारीगरी में। यहां भी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से। और ये है जंडियाला गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का हुनर, जिसे 2014 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था। और यहाँ भी जो सबसे फैसिनेट करने वाली बात है वो है इसका ट्रांसमिशन। सॉस कहता है कि ये एक ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन मतलब ये ज्ञान किसी किताब या मैनुअल में नहीं लिखा है? बिल्कुल नहीं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, पिता से बेटे को, उस्ताद से शागिर्द को बोलकर और सिखाकर दिया जाता है। एक मिनट, सोर्स कहता है ओरल ट्रेडिशन। ये सुनने में तो बहुत रोमांटिक लगता है, पर प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब क्या है? क्या इसका कोई स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं है? नहीं। क्या हर उस्ताद इसे अपने तरीके से सिखाता है? इसमें तो वेरिएशन आने का बहुत स्कोप होता है। और सबसे बड़ा डर, अगर एक पीढ़ी ने इसे सीखने से मना कर दिया तो? आपने सही नस पकड़ी है।
यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कैसे? ताकत इसलिए कि ये ऑथेंटिक है, ऑर्गेनिक है, हर कारीगर अपनी छाप छोड़ सकता है। और कमजोरी इसलिए कि ये ज्ञान एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधा हुआ है। अगर वो धागा टूटा तो सदियों का हुनर हमेशा के लिए खो सकता है। इसीलिए यूनेस्को जैसी संस्थाओं का रिकॉग्निशन इतना जरूरी हो जाता है। ये उस नाजुक धागे को मजबूती देता है। बनाने की प्रक्रिया भी सोर्स में बताई गई है। धातुओं को पहले भयंकर तेज गर्मी में तपाया जाता है। हाँ। फिर उन्हें हथौड़ों से लगातार पीट कर पतली प्लेटों में ढाला जाता है और फिर उन्हें सुंदर घुमावदार आकार दिए जाते हैं। मैं उस जगह की कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी। वो धधकती हुई भट्टी, हथौड़ों की लयबद्ध ठक ठक की आवाज जो एक दूसरे से बात करती सी लगती होगी, कारीगरों का पसीना। ये सिर्फ बर्तन बनाना नहीं है। नहीं, ये एक तरह का इंडस्ट्रियल म्यूजिक है, एक रिदम है। बिल्कुल। और इन बर्तनों का मकसद भी दोहरा है। ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं है। हाँ, इनका फंक्शनल मतलब घरेलू इस्तेमाल भी है और रिचुअलिस्टिक यानी पूजा पाठ और रस्मों में भी इनका बहुत महत्व है। अच्छा। आज भी पंजाब में शादी ब्याह में बेटी को इन्हीं धातुओं के बर्तन दिए जाते हैं। ये सिर्फ बर्तन नहीं, ये माँ बाप का आशीर्वाद है जो बेटी के साथ उसके नए घर जाता है। कौन कौन सी धातुएं इस्तेमाल होती हैं? सोर्सेस के मुताबिक पीतल यानी ब्रास, तांबा, कॉपर और कांसा। कांसा तो एक एलॉय है ना? जी, जिंक, टिन और कॉपर का मिश्रण। और इसका एक हेल्थ कनेक्शन भी है जो आजकल बहुत ट्रेंडी हो गया है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एंशिएंट विजडम मॉडर्न ट्रेंड्स को जन्म देती है। कई आयुर्वेदिक ग्रंथों में इन धातुओं के बर्तनों में खाना पकाने और खाने पीने की सलाह दी गई है। अच्छा, क्यों? कहा जाता है कि इनके औषधीय गुण होते हैं, ये खाने को प्यूरिफाई करते हैं। बिल्कुल। आजकल लोग तांबे की बोतलों में पानी पीते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, इसे वेलनेस कहते हैं। हाँ, ये वही ज्ञान है जो इन ठठेरों के परिवारों में सदियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज ये जानते थे और अब साइंस भी इसे वैलिडेट कर रहा है। इस कला को ऐतिहासिक संरक्षण भी मिला था। ये कोई भूली बिसरी कला नहीं है। अच्छा, किसने दिया था संरक्षण? 19वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह ने इस कला को बहुत बढ़ावा दिया था। उन्होंने अमृतसर के पास जंडियाला गुरु में ठठेरों को बसाया था, उन्हें जमीनें दी थीं। वाह! ये दिखाता है कि शासकों की यानी स्टेट पेट्रनेज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी कला को जिंदा रखने में। और इसका स्केल कितना बड़ा है। ये बर्तन सिर्फ घरों की रसोई तक सीमित नहीं है। नहीं, सिख गुरुद्वारों के लंगरों यानी कम्युनिटी किचन्स में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। ओह हाँ। जब आप सोचती हैं कि इन्हीं हाथों से बने बर्तनों में रोज हजारों लाखों लोग लंगर खाते हैं, तो इस कला का महत्व और भी बढ़ जाता है। सही बात है। वो सिर्फ बर्तन नहीं बना रहे, वो सेवा का इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं, ये सेवा और समुदाय का एक माध्यम भी है। हर बर्तन में कारीगर की मेहनत के साथ साथ हजारों लोगों की दुआएं भी जुड़ जाती हैं। तो ये ठठेरों की कला सिर्फ बर्तन बनाना नहीं, बल्कि समुदाय, सेहत और सेवा की कहानी कहती है। और ये जो आइडिया है ना कि रोजमर्रा की चीजों में भी एक गहरा सिंबॉलिक मतलब छिपा होता है, यही हमें हमारे अगले टॉपिक नवरोज में और भी खूबसूरती से देखने को मिलता है। नवरोज, जिसे 2016 में मान्यता मिली थी। हाँ, तो नवरोज का मतलब है नया दिन। जी। ये पारसी समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन सोर्स एक और दिलचस्प बात बताता है। क्या? इसे सिर्फ पारसी ही नहीं बल्कि कश्मीरी समुदाय भी वसंत के त्योहार यानी स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में मनाता है। अच्छा। तो ये एक शेयर्ड हेरिटेज है। बिल्कुल, जो अलग अलग समुदायों को एक ही धागे में पिरोती है। और इसका मतलब सिर्फ नया साल मनाना नहीं है, इसका एक गहरा एनवायरमेंटल मैसेज भी है। ये तो कमाल की बात है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। सोर्स कहता है कि ये त्योहार ज़ोरास्ट्रियन धर्म के प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान को दर्शाता है। मतलब नेचर वर्शिप। एक तरह से हाँ, ये वसंत का स्वागत है, प्रकृति के रीबर्थ का सेलिब्रेशन है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, हाँ, तो एक प्राचीन त्योहार का आज के इन कंसर्न से सीधा कनेक्शन देखना बहुत पावरफुल है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का सम्मान हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये कोई नया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। सही कहा। इस त्योहार की सबसे खास रस्म है एक टेबल सजाना। हाँ, जिस पर कई सिंबॉलिक चीजें रखी जाती हैं। ये बहुत विजुअल और खूबसूरत लगता होगा। चलिए, सोर्स के हिसाब से इस टेबल को अनपैक करते हैं।
एक एक करके। जरूर, ये बहुत ही दिलचस्प है। तो टेबल पर होती है गाथास की एक कॉपी जो उनके पवित्र ग्रंथ का हिस्सा है। ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है। स्पिरिचुअलिटी। फिर एक दिया या मोमबत्ती जो रोशनी और उम्मीद को दर्शाती है, अंधेरे पर रोशनी की जीत। हर नए साल की शुरुआत इसी उम्मीद से होती है। ये यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन है। फिर एक प्लेट में अंकुरित गेहूं या बीन्स रखे जाते हैं। ये वसंत, नई शुरुआत और रीबर्थ का सिंबल है। जैसे प्रकृति सर्दियों की लंबी नींद के बाद फिर से जी उठती है। इसके बाद है चांदी का सिक्का, ये तो क्लियर है, धन और समृद्धि के लिए। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर फूल जो सुंदरता और रंगों का प्रतीक हैं, और रंगे हुए अंडे, ये जीवन और फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्टिलिटी। अच्छा। हाँ, और फिर आती हैं मिठाइयाँ। जाहिर है आने वाले साल में मिठास और खुशी की कामना के लिए। बिल्कुल। और आखिर में पानी के कटोरे में एक सुनहरी मछली जो जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। वाह, मतलब टेबल पर रखी हर एक चीज नए साल के लिए एक प्रार्थना है, एक विश है। जी, समृद्धि, खुशी, दौलत, स्वास्थ्य और जीवन के लिए। ये तो एक लिविंग विजन बोर्ड जैसा हो गया। बिल्कुल, ये अपनी उम्मीदों को एक टैंजिबल, एक भौतिक रूप देना है। सही बात है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम दिवाली पर रंगोली बनाकर लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं या क्रिसमस पर पेड़ सजाकर खुशियों की कामना करते हैं। जब आप उन सब चीजों को एक साथ टेबल पर देखते हैं, अंकुरित गेहूं, जलता हुआ दिया, चांदी का सिक्का, सुनहरी मछली, तो वो सिर्फ एक सजावट नहीं लगते। नहीं। एक पल के लिए आपको लगता है कि आपने पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को उस एक टेबल पर इकट्ठा कर लिया है। इट्स इनक्रेडिबली पावरफुल। नवरोज हमें एक फिलॉसफी देता है प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने की, भविष्य के लिए उम्मीद रखने की। और हमारी लिस्ट पर जो आखिरी आइटम है वो भी एक पूरी फिलॉसफी है, लेकिन वो बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया पर फोकस करती है। यह है योग, जिसे 2016 में लिस्ट में शामिल किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण इंक्लूजन है क्योंकि इसने योग को सिर्फ एक फिटनेस ट्रेंड से उठाकर एक ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया। वैसे तो हम सब योग के बारे में जानते हैं, पर सोर्सेस से कैसे डिफाइन करता है? ये सिर्फ आसन या फिजिकल पोजेज नहीं है। नहीं, इसमें पोजेज, ध्यान यानी मेडिटेशन, नियंत्रित फांसे यानी प्राणायाम, कंट्रोल ब्रीदिंग, मंत्रोच्चार, वर्ड चैंटिंग और दूसरी कई तकनीकें शामिल हैं। ये एक होलिस्टिक सिस्टम है। और इसका लक्ष्य क्या है? ये सबसे जरूरी सवाल है। सोर्स एक बहुत गहरा शब्द इस्तेमाल करता है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। जी, ये इसे सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक यात्रा बना देता है। सही कहा। आज हम योग को हर जगह देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स में, फैंसी योगा स्टूडियोज में, वेट लॉस प्रोग्राम्स में। लेकिन क्या जो हम देख रहे हैं वो सच में योग है? बिल्कुल, उस सेंस में जिसमें यूनेस्को ने इसे हेरिटेज माना है। हाँ। और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। पश्चिम ने और मॉडर्न वर्ल्ड ने योग के प्रोडक्ट को अपना लिया। प्रोडक्ट मतलब आसनास, फ्लेक्सिबिलिटी, अ टोन्ड बॉडी। अच्छा। लेकिन उसके प्रोसेस यानी सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा को काफी हद तक छोड़ दिया। ये ऐसा है जैसे किसी ने गाड़ी का खूबसूरत डिजाइन तो कॉपी कर लिया पर उसमें इंजन डालना भूल गया। सही एनालॉजी है। नतीजा ये है कि योग एक ग्लोबल फिनोमिनन तो बन गया, लेकिन क्या उसका असली मकसद भी उतना ही ग्लोबल हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसके ज्ञान को देने का तरीका भी बहुत खास था। सोर्स कहता है कि ये ट्रेडिशनली गुरु शिष्य परंपरा के जरिए सिखाया जाता था। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान एक गुरु से सीधे शिष्य को मिलता था, जी, पर्सनल गाइडेंस के साथ। अब तो YouTube वीडियो से सब सीख रहे हैं। क्या एक YouTube ट्यूटोरियल उस परंपरा को रिप्लेस कर सकता है? कभी नहीं। क्या कुछ खोने जाता है इस प्रोसेस में? बहुत कुछ खो जाता है। आप YouTube वीडियो देखकर आसन की अलाइनमेंट सीख सकते हैं, लेकिन योग का जो फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल एसेंस है, हाँ, वो एक गुरु के सानिध्य में ही मिल सकता है। वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, गुरु का शिष्य की एनर्जी को समझना, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसे गाइड करना, वो डिजिटल मीडिया रिप्लेस नहीं कर सकता। सही बात है। इस परंपरा ने ही हजारों सालों तक इस ज्ञान को शुद्ध रूप में जिंदा रखा। तो योगा ने एक लंबा सफर तय किया है, भारत की एक प्राचीन आध्यात्मिक प्रैक्टिस से लेकर एक ग्लोबल फिनोमेना बनने तक। ये दिखाता है कि कैसे भारत की इंटैंजिबल हेरिटेज पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ भारत की विरासत नहीं, अब ये पूरी मानवता की विरासत है। ये हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर का ठीक होना नहीं, बल्कि मन,
शरीर और आत्मा का संतुलन है। और ये संदेश आज की तनाव भरी फास्ट पेस्ड दुनिया के लिए पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया के चैप्टर 10 यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।